आय दृष्टि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। मिजोरम, गोवा, लद्दाख, ठीक है। अब हम इसको ट्रिक के साथ भी समझेंगे जिससे आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो पूर्ण साक्षरता में मिजोरम, गोवा और लद्दाख ये तीनों हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हो गई है। तो भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2022, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना, ठीक है। जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित थी। तो हमारा जो देश है इसमें जो पूर्ण साक्षर हैं वो कौन कौन से हो गए? मिजोरम हो गए, गोवा हो गया और लद्दाख हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको याद करेंगे। मज़े में हो गए हम लोग मिजोरम क्योंकि हम साक्षर हो गए मिजोरम, ठीक है। अब हम गोवा जाएंगे साथ में प्लस लद्दाख भी जाएंगे। कितनी खूबसूरत जगह है गोवा और लद्दाख, ठीक है। मज़े में हो गए, गोवा जाएंगे, लद्दाख, और वहाँ पर गोवा जाकर खाना, लद्दाख खाना, ठीक है। ऐसे करके मिजोरम, गोवा और लद्दाख तीन हो गए हम लोग साक्षर, ठीक है। अब देखिए स्मृति तत्व उल्लास क्या है? देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। अब भाई इसमें त्रिपुरा और आ गया क्योंकि हम तीन थे। कौन कौन से थे? मिजोरम थे, गोवा थे और लद्दाख थे। अब ये त्रिपुरा और आ गया, ठीक है। ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने क्षेत्रों को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, जिससे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी है। सरकार ने एक संज्ञा दी है कार्यात्मक साक्षरता, ठीक है। तो कैसे? पढ़ना लिखना तक सीमित नहीं रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, तो इसको हमने कार्यात्मक साक्षरता कहा है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाएगा, ठीक है। 95% है तो उसको हम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित कर देंगे। कार्यक्रम के 5 घटक थे। कार्यक्रम के कितने घटक थे? 5 घटक थे। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा, ये सब आगे देखेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। घोषणा 20 मई 2025, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। तो मिजोरम, क्योंकि वो मज़े मिजोरम, ठीक है। हमारे तो मज़े जब कोई इंसान साक्षर हो जाए तो मज़े, ठीक है। मिजोरम सबसे पहला भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। 30 मई 2025 को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा दूसरा आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित हुआ, ठीक है। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ने तो इन दोनों से भी पहले ये मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई UT बनने का गौरव प्राप्त किया। अब जैसे ऑप्शन में आ जाएगा तो किसने प्राप्त किया सबसे पहले? तो आप लद्दाख करना, ठीक है। अगर राज्य की पूछ ले तो आप मिजोरम करना, ठीक है। UT ने सबसे पहले, ठीक है। 24 जून 2024। आपको कैसे याद रखना है ये? क्योंकि वहाँ एक सोनम नाम के एक इंसान है, बहुत ही एजुकेटर हैं और उन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं संघर्ष भी किया और आंदोलन भी किया लद्दाख को अच्छा मतलब लद्दाख के लिए जो अच्छा हो सके वो सब, ठीक है। तो वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनका चैनल भी है, सोनम नाम है उनका, सोनम वांगचुक ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। आगे देखिए, केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ महिलाओं बहुत ज़्यादा साक्षर है। महिलाओं की साक्षरता दर पूछ ली सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो हम क्या कहते हैं, केरल कहते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहाँ कहा जाता है, केरल को। 1990 के दशक के पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद लेकिन उल्लास व नव भारत साक्षर कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। ठीक है, जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया। ठीक है, अब त्रिपुरा भाई तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था, मिजोरम, मज़े में। ठीक है, मिजोरम, उसके बाद गोवा जाएंगे मज़े में। ठीक है, और फिर खाना खाएंगे लद्दाख। ठीक है, वो यूटी है हमारा, यूटी है हमारा। ठीक है, लद्दाख। और अभी तीसरा नंबर पर हम त्रिपुरा कर लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा कर लो ऐसे करके। अब देखिए संविधान हत्या दिवस हम कैसे करेंगे, भारत के संविधान के भाग हम यहाँ पर कितना पढ़ रहे हैं भाई, ये 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐसे करके 6 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, इसको हम भूल जाते हैं रोमन क्रांति को, तो ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, और ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये 5 6 और ये 7, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 18 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, तो भारत के समय कितना पागल है हम देखिए, आपातकाल तो लिखा ही है, तो 18 में तो है आपातकाल। ठीक है, तो ऐसे सोच लेना। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान 352 से 360, ठीक है, 352 अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। तो जो आपातकाल है वो किस अनुच्छेद तक है, 352, 360, ठीक है, वर्णित है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जब हमारे देश में कोई खतरा होगा तो राष्ट्रपति तुरंत निर्णय लेंगे, बाएं उठा के जल्दी से हम लोग मारते हैं, जैसे ही कोई काम खराब होता है ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति जी तुरंत निर्णय लेंगे। ठीक है, 352 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 352 बड़े बड़े अक्षर में लिख दे रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। स्वतंत्रता के बाद तक और अब तक कितना हो गया, 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। 3 बार, कितनी बार आपातकाल, 3 बार। ठीक है, सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, 26 अक्टूबर 1962 से 10 अक्टूबर 1962 तक। ठीक है, तो अब ये मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम आपातकाल कब लगा था। ठीक है, कमेंट में। अब देखिए, देश में आपातकाल घोषित किया गया था 26, पहला बार कब किया गया, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971। ठीक है, तो देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इस उद्घोषणा के लागू होने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 कर दी गई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपरोक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त हो गए थे। जितना भी हमारा दोनों आपातकाल था वो मार्च 1977 में समाप्त हो गया। क्यों है, मार्च में तो भाई होली होती है। ठीक है, होली में तो सब खेलेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद करो। जितने भी आपातकाल थे मार्च आते 77 साथ हो गए। ठीक है, मार्च में सब साथ हो गए, कोई भी बंद नहीं रहेगा, सब खुलेंगे या खेलेंगे। ठीक है, ऐसे करके साथ मार्च 7। ठीक है, 1977 समाप्त हो गया था। आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। तो जो संविधान हत्या दिवस है वो 25 जून को मनाया गया है। ठीक है, 25 जून। ठीक है, 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर। ठीक है, ये एक साल पहले भी मनाया गया था। ठीक है, 25 जून को
25 जून 2024 से अभी भी 25 जून को फिर से मनाया गया। तो 25 जून को हम क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस। जून, ठीक है, जून ऐसे याद करें। 25 25 25 25 चीज हत्या, ठीक है, हत्या दिवस। तो देखिए संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को, ठीक है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये पहली बार ही मनाया गया, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें याद रखना है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को यह अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भी हुआ था, ठीक है। कथन कारण में आ सकता है, ये याद रख लेना। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को क्या हुआ था? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था। आगे देखेंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब? 17 सितंबर को, ठीक है। तो देखिए के रूप में मनाने का निर्णय है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली और यहाँ निज़ाम के शासन के अधीन था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी 13 महीने तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली, ये निज़ाम के शासन के अधीन था। तो इस वजह से 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निज़ाम के शासन से मुक्त कराया गया। तो ऑपरेशन पोलो क्या है? हैदराबाद को मुक्त कराना, आज़ाद कराना, किससे? निज़ाम के शासन से, ठीक है। 17 सितंबर की बात है फ्रेंड्स। दोस्तों एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यम जैसे सड़क, रेलवे, जल मार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाए। तो देश का पहला बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। अब देखिए स्मरणित क्या है? 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेलवे लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 13 रेलवे वितरण केंद्र हब्स चिन्हित किए, जिनके माध्यम से वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे, ठीक है। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ठीक है, जैसा लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, ठीक है, HRIDC, भारत राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी के
स्थापित किया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको सबसे ज़्यादा याद करना है कि मैंने अभी बताया हरियाणा से संबंधित मारुति सुजुकी वगैरह। ठीक है, बस इतना ही कलम बेक करके आप फिर से एक बार और देख लेना इसको। देखिए, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI 171। ठीक है, तो 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 बोइंग 787D ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेधानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंदन गेटविक जा रही ये जो है ना AI 171 AI 171। ठीक है, 71 कर दी इसने, बिल्कुल सबकी हत्या ही कर दी। ठीक है, तो AI 171 ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, लंदन गेटविक जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारत भी क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, तो ये अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद। ठीक है, आगे देखिए स्मरणीय तथ्य, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 B787 8। ठीक है, 787 87 ठीक है, अथास कर दिया इसने। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए 8। ठीक है, ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 13.38। ठीक है, IST पर उड़ान भरी थी। ठीक है, 1 बजे के आसपास। ठीक है, तो कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग क्रैश हो गई। ठीक है, बोइंग 787 ठीक है, हताश का देश में। ठीक है, सबको ऐसे याद रखिए। विमान में कुल 242 लोग थे। कितने लोग थे, 242, 230 यात्री और 12 कर्मी दल, मतलब जो काम करते थे। ठीक है, उसमें हवाई जहाज में तो 130 और 12 मिलके 142 लोग। ठीक है, विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, क्योंकि उन्हें विश्वास था भगवान पर, तो वो इसलिए बचे हुए। ठीक है, ऐसे याद रखिए। चमत्कारी रूप से जीवित बचे हैं, क्योंकि देखो ऐसे बोला मैंने, तो विश्वास था भगवान पर इसलिए बच गए। ठीक है, ऐसे मत सोचना कुछ भी लोग। ठीक है, जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने की संख्या 280 हो गई। कुछ लोग कहीं ये गिरा बयान। ठीक है, तो वहाँ पर भी लोग थे, वहाँ पर भी उनको समेट लिया उस विमान में। 280 लोग कुल मर गए। ठीक है, तो ये बहुत बुरा हुआ। आगे देखिए, इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। तो जो विजय रूपाणी थे, ये गुजरात के पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नेम है। आगे देखेंगे, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के विजय मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। ठीक है, ये सब हो गया। अब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखेंगे। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवार को 25 लाख रुपए अंतरिम भुगतान किया गया। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है। ठीक है, ये जो है टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपए पहले घोषित किया और इसके अलावा ये भी दिया गया। ठीक है, आगे देखें, भारत की अन्य विछड़ हवाई त्रासदी 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर, भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल कितने लोग खत्म हो गए थे, 349 लोग खत्म हो गए थे। 349 लोग खत्म हो गए थे। ये 1996 में हुई थी चरखी दादरी। ठीक है, ये आगे देखिए 1985 में एयर इंडिया बम्बकन मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली बम्बई उड़ान AI 182। ठीक है, मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली बम्बई। ठीक है, तो AI 182 तक एक आतंकवादी बम विस्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें भी 329 लोग खत्म हो गए। और जो अभी मैंने AI कितना बताया, 187। ठीक है, नहीं 171 था, AI 171। ठीक है, 171 तो 71। ठीक है, तो ये इसमें कितने लोग ख़त्म हो गए टोटल, 280 लोग ख़त्म हुए थे। 280 लोग टोटल। ठीक है, और थे कितने, 242 थे, कुछ लोग और थे, उनको भी उसने मार डाला। ठीक है, आगे देखिए 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना, मुंबई से दुबई जा रही थी इंडिया फ्लाइट 855। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए आगे देखेंगे फ्लाइट रिकॉर्डर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है। फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर उपकरण होता है जिसमें विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। तो जब विमान की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उसकी जांच के लिए फ्लाइट रिकॉर्डर लगा होता है, जिससे पता चल सके। ठीक है। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, उसको आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और एक होती है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है। तो यह नारंगी रंग का होता है। ब्लैक बॉक्स नाम तो होता है, पर रंग कैसा होता है नाम ब्लैक बॉक्स पर होगा नारंगी। ठीक है। जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को झेल सकता और 3400 जी तक की टक्कर सह सकता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अब कितना भी आग जले, इससे ये खराब ही नहीं होगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने कितना था? 1000 डिग्री सेल्सियस। अपन कितने में जलने लगते हैं? 45 में। तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है ऐसे करके। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। केंद्र सरकार ने, ठीक है, जातिगत जनगणना से आशय है देश भर के विभिन्न जातीय समूह की आबादी का सर्वेक्षण करना। ठीक है। तो ये एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद, ठीक है, 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। तो तब कब की गई थी? 1936 में। ठीक है। 1936 में। ठीक है। अब उसके बाद जाति जनगणना होगी। अब हमारी 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ठीक है। जिसमें सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिलेगी। ठीक है। अब जाति जनगणना हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय की नीतियों को दिशा मिलेगी। ये सब, ठीक है, इनका कार्य। आगे देखिए स्मरणीय तथ्य। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कैसा विषय है? किस सूची का विषय? संघ सूची। ठीक है। संघ सूची का विषय जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 246, संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची, सूची कितना है इसमें? 69 सूची नंबर। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 200 कितना है? 46। संविधान का अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची। ठीक है। सूची कितनी है इसमें? सूची कितनी है? 69 अनुसूची 69 है। कितनी है? 69। ठीक है। जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया। जनगणना अधिनियम कितना? 1948 एवं नियम 1990। ठीक है। तो देखिए 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। कब की गई? 16 जून 2025 को यह जनगणना। ठीक है। आगे देखिए यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है। पहली जनगणना जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, फिर लद्दाख में हो जाएगी, फिर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, फिर उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में। फिर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2026। ठीक है। इससे बाकी पूरे देश में, ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 तक हो जाएगी। बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027। ठीक है। 1 मार्च पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। ठीक है। 1 मार्च पूरे देश में कब से शुरू होगी? 1 मार्च 2027 से। अब 1 अक्टूबर 2026 में ये सब मैंने बता दिया। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल और उत्तराखंड। चिनाब रेलवे पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है? चिनाब, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर नदी तल से है। नदी से हम जब देखेंगे कि नदी बह रही है, इससे हम जब देखेंगे तो इसकी कितना है? 359 है। कितना है? 359 है। ठीक है। इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? 1315
1315 है मीटर, ठीक है, लंबाई। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा 260 किलोमीटर, कितना 260, ये जो भूकंप जो होता है सबसे हाई पाई जो भूकंप होता है वो 9 तक होता है, ठीक है। तो अब ये 8 तक, मतलब 8 वाला अभी बहुत भयंकर होता है, उसको ये झेल सकता है, ठीक है ये पुल। और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं, कितनी भी भयंकर हवाएं, सबको ये सहन कर जाएगा, ठीक है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया। कितने 120 वर्ष तक ये जी सकता है, ठीक है, रह सकता है। ये भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। अच्छा ब्रिज बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? चिनाब नदी पर बना, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और स्मरण तत्व 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थान, तो इस पुल को क्या करा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे IITS तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया। तो इसमें कौन कौन ने काम किया? देखो भाई, कोंकण ने किया, इसमें आया भारत के जो रक्षा अनुसंधान है DRDO, ये सभी भी इसमें जुट पड़े, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखना, आप याद रखना, ठीक है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, ठीक है, जिससे ये 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्सला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया है, जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता भी आई है, ठीक है। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपये की परियोजना के साथ इसको निर्मित किया गया। कितना किया? 1486, छियासी, वाह वाह वाह, 86, ठीक है, 1486, ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, चिनाब रेलवे पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। तो अगर ऐसे कुछ लिख के आ जाए तो आपको ऐसे याद रखना है, जो हमारा चिनाब रेलवे पुल है वो एफिल टावर से भी कितना 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी। और बताओ कितना पुराना हो गया, 2003 की बात, और अब बन रहा है 2000 बना, ठीक है, 2025 कितना 2025 में अब बात आ रही थी 3 की, ठीक है। तो वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। दातव्य के इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल भी ब्रिज अजीब ब्रिज का भी उद्घाटन किया। दातव्य है कि इस दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टील रेल ब्रिज अजीब ब्रिज का उद्घाटन किया। तो अजीब ब्रिज क्या है? केबल स्टील रेल ब्रिज, ठीक है, भारत का पहला। अब देखिए, विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज, दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग में सियाचिन चीन में है। इसकी 380 मीटर है, ठीक है, ये आर्च ब्रिज नहीं है, ठीक है। दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग, ये चीन में है। नाजी है रेलवे ब्रिज, ये गुइजोंग चीन में है बाबा। जियांग जी है रेलवे ब्रिज, ये भी चीन में है। बेई पान जियांग रेलवे ब्रिज क्योलोंग, ये भी चीन में, मतलब जितने भी बने पर्दे सारे चीन में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा दिख रहा है चीन का? मुझे सबसे बड़ा यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग, ठीक है, 380 मीटर ये है, ये आर्च ब्रिज नहीं है यहाँ पर। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर नाम से तो याद ही नहीं हो रहा, अब कैसे याद होगा समझ में नहीं आ रहा, कैसे याद हो? घाटमपुर, ठीक है, घाटम तो कैसे करें? कानपुर में, ठीक है, कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 3x660 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के ऊधम NLC इंडिया लिमिटेड में उत्तर प्रदेश सरकार UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। तो घाट, और वैसे भी पुर लगाया तो पुर कानपुर में भी पुर लगाया है भाई, ठीक है। घाट कान चाट घाट, ठीक है, चाटना पड़ेगा गालों पे, ठीक है, घाट
तो घाट में पहुँचेगा जाकर, ठीक है। तो कानपुर ऐसे करके याद रख लीजिए। स्मरणीय तथ्य 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 3 गुणा 660 मेगावाट की ऊंचाई, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित हुई। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2016 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी और अब जाकर बन पाया। इससे नए वैली उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही थी। नए वैली, ठीक है, नए वैली। अब ये घाटम परियोजना से उत्पन्न विद्युत को क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं, ठीक है। वो आगे देखिए। अब देखिए लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और 25% बिजली असम राज्य को दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो असम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। 25% हम किसको दे देंगे? हम दे देंगे असम को दे देंगे, ठीक है। और कुल लागत आप देख ही सकते 21,780 और 94 करोड़, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। इस परियोजना की शेष 2 इकाई के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है, ठीक है। 1400 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पन्न होगा इससे। 1400 मिलियन, 14 से, ठीक है। चा करेंगे हम लोग, चारों तरफ हमारा बाबा हो जाएगा, ठीक है। 1400। अब देखिए ये हो गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ, ठीक है। और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या कहा? सहभाग किया नरेंद्र मोदी जी ने। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी, तो जो अहिल्याबाई थी वो कैसी थी? मालवा की थी, ठीक है। मालवा की प्रसिद्ध महारानी थी, ठीक है। होलकर की 300 जयंती मनाई गई। तो अहिल्याबाई जी थी, उनकी 300 जयंती मनाई गई। कौन सी? 300 जयंती मनाई, 300 नंबर की, 300 साल हो गए, ठीक है। उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अहिल्याबाई बहुत अच्छी थी और वो मतलब न्याय को बहुत ज़्यादा, भले ही उनका पुत्र है और गलत काम कर रहा तो उसको भी सज़ा देती। तो मुझे एक कहानी मैंने सुना है कि इन्होंने अपने बेटे के ऊपर हाथी चढ़वा दिया था और उसको ख़त्म करवा दिया क्योंकि वो मक्कार था, ठीक है। आगे देखिए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी निकाला है। 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। तो उन्होंने एक डाक टिकट भी निकाला, 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के इस सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल ने डाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। तो अहिल्याबाई को कौन सा अहिल्याबाई पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर जयमती कश्यप को, ठीक है, कश्यप, ठीक है। डॉक्टर जयमती कश्यप को। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मई 1725 को। अब ठीक लिख रहा, ठीक है। 25 को वर्तमान महाराष्ट्र में, ठीक है। अब याद आ जाए, बाई चांस पूछ ले तो अभी तो वैसे भी 25 चल रहा है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है और पूछ लिया इनका सन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि इनका जो जन्म है दोस्तों आपको बताना है। कैसे बताना है? देखिए 1725 ऐसे करके, ठीक है। 1725, 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़े गांव में हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो शासनकाल 767 से 1795 तक रहा, जिसमें इन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्वक कुशल शासन किया था। अच्छी थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल और विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, ठीक है, शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी
ठीक है। बाल विवाह होते थे उन पर भी रोक लगाई। ठीक है। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र एवं प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया था। इतिहास में उन्हें इस शासका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आय बढ़ाने, महिलाओं को प्रत्यक्ष संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए। प्रधानमंत्री अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया था। दार्शनिक महारानी की उपाधि, दार्शनिक महारानी अगर लिख के आ जाए तो दार्शनिक महारानी कौन सी उपाधि किसने धारण की थी? अहिल्याबाई जी ने। ठीक है, दार्शनिक महारानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम।